बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं और आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं बीए में, तो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना होता है। आर्थिक भूगोल से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आपकी बार लिखित होने वाली हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव सहारनपुर विश्वविद्यालय, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, मासा कुंभरी सहारनपुर में है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय बेसिकली आपका जो महाराजा सुहेलदेव है। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और ऐसे और दो तीन विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली है, तो उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, तो अगर आप नहीं देखा आपने तो प्लीज देख लीजिए उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अभी तक लाइव क्लासेस लगातार चल रही थी, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। और अब आपके पेपर्स जो है बेसिकली प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी तो इलाहाबाद में है, इन सभी के पेपर्स जो है शुरू हो चुके हैं और उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप अगर इन विश्वविद्यालयों से रिलेटेड हैं या ऐसे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना होगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चन से 2025, 26, 27 की परीक्षाओं में आ सकते हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इससे पहले एक दो मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फूट लूज उद्योग। फूट लूज उद्योग जो है उद्योग का एक प्रकार है। सामान्यतः उद्योगों के एक ऐसे प्रकार को कहते हैं फूट लूज उद्योग, जिसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान में स्थापित किया जा सकता है, यानी कभी भी कहीं पर भी और किसी भी स्थान पर किसी भी क्षेत्र में आप इन उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल की प्राप्ति, स्थान, स्थापित फैक्ट्री, उद्योग के बीच माल परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि फूट लूज उद्योग में क्या शामिल है, जैसे कि हीरा प्रसंस्करण, यानी कि हीरा की जो एक प्रकार से बनाने वाली, हीरा को साफ करने वाली या उसको एक प्रकार से उचित तरीके से सेट करने वाली जो कंपनी होती है, हीरा प्रसंस्करण करना हुआ, या मोबाइल और कंप्यूटर का चिप बनाना हुआ, तो इन सभी में एक प्रकार से यही सब फूट लूज उद्योग के उदाहरण में शामिल हो जाते हैं। तो ये था फूट लूज उद्योग। अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। देखें, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। अब तक चतुर्थक आ चुकी हैं। प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि अगर मान लेते हैं, यहां पर देखें, जब मनुष्य जीविकोपार्जन, जीविको माने कि अपने जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसे उद्यम करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी डायरेक्ट एक प्रकार से उसके भोजन से, उसके रोटी से, उसके कपड़े से, उसके मकान से रिलेटेड होती है, यानी कि जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को या उद्यमों को या व्यवसाय को एक प्रकार से प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में भोजन तथा वन सामग्री एकत्रित करना हो गया, आखेट यानी शिकार करना हो गया, आदिम ढंग से मछली पकड़ना हो गया। आदिम माने पुराने तरीके से मछली पकड़ना, मछली पकड़ने का नया तरीका जो है वो द्वितीय कृषि उसमें आ जाएगा। लेकिन आदिम ढंग से यानी प्राचीन तरीके से कृषि करना, प्राचीन तरीके से मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। वन काटना हो गया, पशुओं को चराना यानी पशुचारण हो गया, आदिम प्रकार की कृषि करना, ये सब एक प्रकार से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। जैसे आपको मैं बता दूं, भूमि आपको मिली है, अब भूमि में आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो क्या है, प्राथमिक क्रिया कर रहे हैं। उस खेती से आपने गेहूं उत्पादन किया, अब गेहूं उत्पादन करने के बाद में आपने गेहूं मार्केट में बेच दिया, तो गेहूं उत्पादन किया, ये प्राथमिक क्रिया है। गेहूं को आपने एक प्रकार से मार्केट में बेचा, द्वितीय क्रिया हो गई, ठीक है। और गेहूं से उसी से चिप्स बनाना तृतीय क्रिया में शामिल हो गया, या गेहूं से आप दूसरी चीजें बनाना। आप ऐसे समझे इसको, जैसे आप जंगल से लकड़ी काटते हैं, यहाँ पर आपको उदाहरण वन काटना, आप वन को काटते हैं, जंगल को लकड़ी काटा आपने, तो लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया हो गई। लेकिन उसी लकड़ी का प्रयोग करके आपने कुर्सी का निर्माण कर दिया, तो कुर्सी बनाना कौन सा क्रिया हो गई, कोई व्यवसाय, कोई उद्यम क्या हो गया, ये द्वितीय क्रिया हो गई, यानी कि
सेकंड क्रिया हो गई। और इसके बाद में इसी कुर्सी को बेचना, ठीक है, कुर्सी को बेचना यानी उसका आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के इसको बेचना, व्यापार करना इस कुर्सी का, ये तृतीयक व्यवसाय हो जाएगा या तृतीयक क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी कुर्सी को बेचने के लिए हम मोबाइल फोन का प्रयोग करके कॉल करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं कि इस कुर्सी को कैसे बनाया जाता है, उस पर रिसर्च करते हैं, तो ये सब चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती है जो कि आर्थिक भूगोल में अपनी भूमिका निभाती है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो ये आपकी प्राथमिक क्रियाएं हो गई। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, मतलब तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। स्थानीयकरण क्या होता है उद्योगों का? जैसे कोई भी उद्योग स्थापित होता है किसी भी स्थान पर, तो वो उसी स्थान पर क्यों ही सक्सेस होगा या उसी स्थान पर क्यों उस उद्योग को स्थापित किया जाएगा, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, और वही कारण होते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण के बेसिकली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, वे कारक जो किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उन्हीं कारकों को, उन्हीं फैक्टर्स को स्थानीयकरण के कारक कहते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं किसी, मतलब उद्योग वो कहां पर स्थापित होगा? जहां पर भूमि अच्छी होगी, ठीक है, जहां पर सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, जहां पर लाइट बिजली होगी, जहां पर आवागमन का मार्ग बढ़िया होगा, रोड होगा, सड़क होगा, रेल मार्ग होगा अच्छी तरीके से, पास में मार्केट होगा, ऐसे ही तमाम, और वहां पर नेटवर्क अच्छा होगा ताकि फोन कॉल्स हो जाए, संचार के साधन होंगे। तो जब ये चीजें, जल की व्यवस्था होगी, कच्चे माल वहां पर आसानी से मिल जाए, ऐसे बाजार हो बगल में, तो वहां पर लोग उद्योग स्थापित करना पसंद करते हैं। तो उद्योगों के स्थानीयकरण में यही सब चीजें फैक्टर होती है, संचार साधन, यातायात के साधन, भूमि, जल, सस्ते श्रमिक, ठीक है, और सस्ते और कुशल श्रमिक दोनों आप कर सकते हैं, सस्ते और कुशल श्रमिक होने का बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखते हैं जो है, इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि वहां पर जो है कच्चे माल की सुविधा भी हो तो ज्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो स्थानीयकरण को प्रभावित करती है उद्योगों को, किसी भी उद्योग को वहां पर स्थापित होने के लिए। पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक जैसे कि वहां पर कच्चा माल मिल जाए, शक्ति संसाधन कुछ मिल जाए, यानी बिजली वगैरह वहां पर हो ठीक ठाक मात्रा में, जनरेटर बिजली कुछ भी हो जिससे वो मशीनें चले उनकी, श्रम हो ठीक ठाक, परिवहन के साधन हो, बाजार हो बगल में, जल आपूर्ति की व्यवस्था, यानी जल भी हो ताकि जल की पूर्ति भी होती रहे। तो ये सब भौगोलिक कारक है जो कि प्रभावित करते हैं उद्योगों को स्थापित होने के लिए। दूसरा है आर्थिक कारक, जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि, प्रबंधन, मैनेजमेंट, एक संगठन, उद्यमकर्ता, इन सभी का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात है तकनीकी, यानी टेक्नोलॉजी का होना तो बहुत जरूरी है। आज की भौतिकवादी समाज में अगर बिना टेक्नोलॉजी के आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मान कर चलो कि आप उस काम में उतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितने आगे टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा चौथा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए, सरकारी नीति, आयात और निर्यात नीति, औद्योगिक संतुलन आदि, ये सब एक प्रकार से, इसे कहीं पर उद्योग क्यों स्थापित लोग करते हैं, क्योंकि वहां कर अगर सरकार ठीक ठाक रहती है तो वहां पर उद्योग लोग स्थापित करते हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग आईपीएल खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं जाते जल्दी, क्यों? क्योंकि वहां पर खतरा मंडराता रहता है हमेशा, कब कहां पर आकर के बम गिर जाए कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे में वहां पर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी कंपनी को वहां पर देकर के, कहीं पर अभी कंपनी पर आकर कुछ हो जाए हमला, तो इस वजह से ऐसे देश में लोग कंपनियां स्थापित करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं जिस देश पे जो है ट्रस्ट होता है, जिस देश में सिक्योरिटी ठीक ठाक होती है। इसीलिए दुनिया के बड़े देशों में कंपनियां अपना इन्वेस्ट करती हैं। जैसे भारत में आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था। भारत पाकिस्तान का जो एक प्रकार से जो द्वंद्व हो रहा है, इसको एक प्रकार तो खैर समाप्त होने में कि ये जो है विराम हो गया बेसिकली। वैसे चालू उतना फैक्टर तरीके से नहीं हुआ था, मतलब एकदम से, लेकिन सीज फायर हो गया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे फिर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब भी सरकार की नीतियां ठीक ठाक होंगी, जिस इलाकों की सरकार जो है उद्यमियों को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, टैक्स थोड़ा बहुत कम होगा, तो ये सब चीजें जो होती हैं, आयात निर्यात नीति भी ठीक ठाक होगी, औद्योगिक संतुलन अच्छा बनाए रखेंगे सरकार, तो इससे वहां पर उद्योग स्थापित होंगे। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक भी किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के कारक हैं, तमाम प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं किस पर, उद्योगों को एक प्रकार से स्थापित होने में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आर्थिक भूदृश्य क्या है? इकोनॉमिक भूदृश्य। देखिए, पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के स्थापित होने से भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का जो मिला जुला स्वरूप बनता है उसे आर्थिक भूदृश्य या भूमि या आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। मनुष्यों की विभिन्न प्रकार के आर्थिक उद्योगों की वजह से आर्थिक भूदृश्य भी अलग अलग तरीके का होता दिखाई पड़ता है। जैसे कि कृषि से संबंधित विभिन्न दृश्यावलियों वाले क्षेत्रों में कृषि से संबंधित आर्थिक भूदृश्य होगा। उद्योगों के क्षेत्र में जो उद्योगों से रिलेटेड चीजें होंगी और परिवहन और व्यापार संबंधित आर्थिक आर्थिक क्रियाओं वाले क्षेत्र में अलग प्रकार का आर्थिक भूदृश्य होगा। तो आर्थिक भूदृश्य यानी कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ और हो रहा है, कहीं पर कोई चीज किसी दूसरे तत्व की प्रधानता, किसी क्षेत्र में किसी दूसरी चीज की प्रधानता, कहीं पर व्यापार ज्यादा हो रहा है, कहीं पर उद्योग हो रहा है, कहीं पर कृषि हो रही है, कहीं पर पशुपालन ज्यादा हो रहा है। तो ये सब एक प्रकार से आर्थिक भूदृश्य होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कृषि करना। ये कृषि प्रायः आदिम प्रकार की कृषि होती है, पुराने जमाने की कृषि या पुराने टाइप की कृषि होती है। स्थानांतरणशील कृषि को ही काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि पहले जंगल की कटाई करी जाती है, उसके बाद में जो झाड़ी वगैरह बचती है, घास फूस, उसको जला दिया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर एक बढ़िया पूजा करी जाती है उस खेत के लिए, और वहां पर जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपना जो है हल चला करके उसको खेत भूमि के मतलब खेत बना लेते हैं उस भूमि को, मतलब कि उस पर बीज बोने योग्य भूमि बना लेते हैं उसको, उसके अंदर बीज बोया जाता है। और बीज बोने के बाद में आप देखते हैं कि वहां पर फसल उगती है, और लगातार जब उस पर जो है ऐसे बुआई करते रहते हैं, लगभग अधिकतम 2 साल तक एक प्रकार से कि एक स्थान पर कृषि करते हैं लोग, और फिर उसके बाद में उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि खाद वगैरह तो नहीं डालते हैं लोग, तो ऐसे ही बस केवल खेती करते हैं। तो फिर अगर वहां की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है तो उसे खेत को छोड़ देते हैं और जंगल के दूसरे कई इलाकों में जाते हैं। फिर दूसरा, चूंकि जंगल में कोई दिक्कत है नहीं, जमीन के कोई खरीदना तो है नहीं, तो वहां जंगल में जाएंगे, दूसरी खेती करेंगे, ठीक है, दूसरा स्थान बनाएंगे, फिर वहां पर खेती करेंगे। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। यानी कि काटो और जलाओ कहते हैं, जो कि काट करके जला करके साफ सफाई करके कृषि करते हैं लोग। जब तक उर्वरक क्षमता रहती है तब तक करते हैं, जब तक उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, काम करते हैं। स्थानांतरणशील कृषि में कृषक एक भूमि को साफ करके उस पर फसल उगाते हैं, और फसल काटने के बाद 2-4 बार फसलें उत्पन्न करने के बाद उस भूमि को उर्वरता चूंकि कम हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर जाकर के कृषि करने लगते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र बार बार बदलता रहता है, अतएव इसे ही स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि उष्ण आर्द्र वनों में की जाती है। उष्ण माने होता है गर्म, आर्द्र माने होता है ठंडा। उष्ण और आर्द्र यानी दोनों प्रकार की जो जलवायु होती है वहां पर ये कृषि करी जाती है। इसमें साधारण यंत्रों, खास करके कुदाल, खुरपी, ठीक है, इन सभी का प्रयोग करके खेत बनाया जाता है। इसे लदांग भी कहते हैं। कहां पर? मलेशिया में, इंडोनेशिया में। मलेशिया और इंडोनेशिया देशों में इस कृषि को, स्थानांतरणशील कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। कैंगीन जो है फिलीपींस नाम का एक देश है, वहां पर कैंगीन कहा जाता है। लंका में इसको चेना कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आता है। रोडेशिया में इसको मिलपर कहते हैं। सूडान में नगासू कहा जाता है। इन सभी नामों से स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता है। इसी कृषि को भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं। असम वगैरह में क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि के नाम से भी इसी कृषि को जानते हैं, झूम कृषि या झूमिंग कृषि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है 6ठा नंबर, ट्रैक फार्मिंग क्या होती है? ट्रैक फार्मिंग, देखिए, नगरों से दूर जहां सब्जियों तथा फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं उपलब्ध होती हैं, क्योंकि नगरों में तो सब्जी वगैरह नहीं उत्पादित कर सकते, ना फल उत्पादित कर सकते हो, नगरों से दूर आप इसको उत्पादित करते हैं। वहां उन्हें उगा करके ट्रकों या प्रशीतन युक्त गाड़ियों, प्रशीतन माने कि जो गाड़ी में एक प्रकार से जब उन फसलों को या सब्जी को लेकर के आए तो वो गाड़ी एक प्रकार से वातानुकूलित हो, यानी वो खराब ना हो उसमें सामान, ठीक है, सब्जियां वगैरह, तो ट्रक के द्वारा या प्रशीतन युक्त गाड़ियों के द्वारा नगरों में उन सब्जियों को, उन फलों को पहुंचा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु द्वारा फसलों के जल्दी तैयार हो जाने का लाभ मिलता है, जिससे उत्पादक कृषक को बाजार में उसके उत्पादन का ऊंचा मूल्य मिल जाता है। ऐसे कृषक वर्ष में केवल 1 या 2 फसलें ही पैदा कर पाते हैं। ट्रैक फार्मिंग के क्षेत्र बड़े औद्योगिक नगरों
अथवा महानगरों से थोड़ी दूर स्थित होते हैं और वहां पर बो करके और फिर उसको बेचने के लिए नगरों में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रैक फार्मिंग कहते हैं। आप जैसे मंडी सुबह सुबह जाते होंगे आपके गांव घर के लोग, तो वही मंडी जाना एक ट्रैक फार्मिंग होते हैं, लेकिन ये छोटे नगरों में होता है। बेसिकली कोई भी जा सकता है, लेकिन ट्रैक फार्मिंग जो बड़े बड़े इलाकों में होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शुष्क भूमि क्या है, शुष्क कृषि क्या है। शुष्क माने होता है सूखी, ठीक है। आर्द्र माने होता है जिसमें नमी हो, उसको आर्द्र कहते हैं जो सूखा हो। शुष्क यानी जो सूखा हो। तो शुष्क कृषि यानी शुष्क भूमि कृषि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की एक तकनीक है, यानी कि बिना सिंचाई के ही खेती करना ही शुष्क कृषि कहलाती है। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है बेटा जहां बहुत कम पानी बरसता है, जहां बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि करी जाती है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके, यानी कि जो नमी होती है भूमि की में, उस नमी को बनाए रखा जाता है ताकि पानी बरसे या ना बरसे, वो एक प्रकार से नमी बनी रहे। फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा की कमी की वजह से मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास यानी लगातार कोशिश की जाती रहती है। इसके लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें खूब गहरी जुताई करते हैं। इसके अलावा वाष्पीकरण को रोका जाता है ताकि एक प्रकार से जो मिट्टी की नमी है वो वाष्प बन करके ऊपर ना उड़ पाए, इसको रोका जाता है। और इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, यानी भूमध्य सागर का जो इलाका है वहां पर, और अमेरिका के जो कोलंबिया का पठार है वहां पर ऐसी कृषि करी जाती है, शुष्क टाइप की कृषि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव और लिखित सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर और मात्र 100 रुपए फीस देकर के अपना नामांकन करवाइए और तुरंत जो है जुड़ जाए। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए जो है फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ आपके ये एमसीक्यूज वाले भी होंगे, विथ आंसर भी होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी होंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और लिखित भी, यानी कि जैसे आजकल आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका भी मिल जाएगा आपको। ऐसे 2-3 वीडियो का मिल जाएगा आपको पीडीएफ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा और उसको आप देख लीजिएगा। पीडीएफ परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट और को करिकुलर यानी चारों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे एक प्रकार से 4th सेमेस्टर में हैं और वो 100 रुपए में फीस की जोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी हमारा पेपर चल रहा है गुरुजी, तो पेपर के बाद में फिर हम 5th सेमेस्टर में जाएंगे, तो फिर उसके लिए कुछ जुगाड़ बता दीजिए। देखिए 5th सेमेस्टर का सिंपल सा फंडा है। अगर आप केवल 5th सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको 6 महीने की क्लास, मतलब कि 6 महीने तक क्लासेस उसमें ग्रुप में होती रहेंगी, जुड़ जाएंगे आप ग्रुप में तो क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ भी मिलता रहेगा, तो आपका फायदा होगा। इसमें क्या होगा कि ग्रुप में ये इसमें भी जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है। इस पर नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और हम बताएं कि फिर हम किस सेमेस्टर में हैं, अपना सेमेस्टर नेम, और इसके लिए भी 100 रुपए फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी चालाकी कर सकते हैं और आपका 50 रुपए बच सकता है, अगर आप चाहें तो ये 100 रुपए और ये 100 रुपए इकट्ठा अगर देंगे तो इकट्ठा देंगे तो आपके लिए एक प्रकार से केवल 150 रुपए फीस रखी जाएगी, यानी 150 में आपका 4th सेमेस्टर तो ज्वाइन कर ही दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको 5th सेमेस्टर में भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी आपको 5th सेमेस्टर की फीस नहीं देनी होगी अगर आप 150 अभी पे करते हैं। नहीं, बाद में क्या होगा कि आपको 5th सेमेस्टर के लिए भी 100 रुपए पेमेंट कर देने होंगे, तब आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आपको एक विशेष सुविधा मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी और एक आध 2 वीडियो 3 वीडियो जो प्राइवेट होंगी वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या अलग से पीडीएफ भी बनती है जो ऑब्जेक्टिव वगैरह की, वो भी मिल जाएगी। लिखित के लिए जो पीडीएफ होती है वो भी आपको मिल जाएगी। जो पीडीएफ सभी को नहीं मिल पाती है, तो पीडीएफ लाइव क्लास जो लगातार होती रहती है उसकी लिंक आपको मिलती रहती है, तो उन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस एक सेमेस्टर की, बाकी दोनों सेमेस्टर की एक साथ लेंगे तो आपको 150 रुपए पड़ेंगे, अलग लेंगे फिर तो आपके 100 रुपए और फिर पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत आप जुड़िए। जो बच्चे, मतलब मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए। परीक्षा में आपके 100 to 100% आपके सब क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो मैं बता दे रहा हूँ लगातार आप पेपर उठा करके देखिए, पेपर भी मैं भेज देता हूँ इसी वजह से, ताकि आप देख पाए, और क्वेश्चंस बहुत सारे फंसते हैं। चले, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं इतने सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, गहन कृषि क्या? गहन माने गझिन, ठीक है। देखिए, गहन कृषि या सघन कृषि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में, यानी कम जमीन में, कम भूभाग में अधिक परिश्रम करके, पूंजी लगा के, उर्वरक और कीटनाशक इनका प्रयोग करके अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया जाता है।
इसमें एक ही भूमि पर वर्ष भर में कई फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती है। यह खेती भारत में, चीन में, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान आदि देशों में करी जाती है। क्योंकि भारत, चीन और बांग्लादेश इसमें एक प्रकार से बहुत जमीन कम है और संख्या ज्यादा है। जैसे भारत में भी आप देखते जमीन कम है, संख्या ज्यादा है। बांग्लादेश सबसे घना देश है। ऐसे ही चाइना आप देखते हैं बहुत सारी जनसंख्या है। तो फर्स्ट नंबर पर भारत है जनसंख्या में, सेकंड नंबर पर चीन है। ठीक है, बांग्लादेश भी जनसंख्या में बहुत आगे निकल रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। देखिए, आर्थिक भूगोल अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन, प्रतिरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक कार्यों, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ठीक है, उपभोग माने उसको ग्रहण करना, उत्पादन माने किसी चीज को बोना, किसी चीज का उत्पादन करना, उपभोग माने उसको यूज करना, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं, तमाम प्रकार की क्रियाएं शामिल है उसमें। विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना, ठीक है। वितरण यानी कि जो फैलाव कहाँ पर क्या पाया जाता है। इनके क्षेत्रीय प्रतिरूप और उनमें व्याप्त प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रादेशिक अर्थतंत्र संगठन की व्याख्या के उद्देश्य से करता है। R.E. मर्फी कहते हैं कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक से दूसरे स्थान पर मिलने वाली जो समानता होती है, जो कि अलग अलग जगहों पर कभी कभी समानता मिल सकती है आर्थिक क्रियाओं में, और विषमता यानी विभिन्नता भी मिल सकती है। तो इसी समानता, विषमता या विभिन्नता का अध्ययन करता है मतलब कि ये आर्थिक भूगोल। अलेक्जेंडर कहते हैं कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग की वस्तुओं से संबंधित मानवीय कार्यों के क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है, क्योंकि क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न भैया अगला, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन से संबंधित है। 1967-68 में ये क्रांति प्रारंभ हुई। MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं भारत में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलाग इसके जनक हैं, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाली गंभीर समस्या का तकनीकी हल खोजने का प्रयास किया। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन के आश्चर्यजनक रूप में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः हरित क्रांति से आशय देश में 1966 के बाद कृषि उत्पादन में उस भारी वृद्धि से है जो अल्प अवधि यानी कम समय में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों की नई कृषि तकनीक के फलस्वरूप हुई है। पहले एक बीघे में 2 कुंटल गेहूं होता था बेसिकली, अब 4 से 5 कुंटल गेहूं आप उत्पादित करते हैं एक बीघे में, ठीक है। और इसका प्रभाव पंजाब पर आप देखते हैं खूब पड़ा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? देखिए, औद्योगिक प्रदेश ऐसे विस्तृत या बड़े क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न श्रृंखला में बृहत उद्योगों के कारखाने स्थित होते हैं, बड़े बड़े कारखाने। औद्योगिक भूदृश्य इसी को कहते हैं। औद्योगिक प्रदेशों में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व हो उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता का है। किसी भी प्रदेश की औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा पाने के लिए उसमें औद्योगिक भूदृश्य का विकसित होना बहुत जरूरी होता है, यानी कई उद्योग हों जो कि एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण को ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और वैश्वीकरण भी कहते हैं हिंदी में भूमंडलीकरण को। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण होता है, यानी कि कोई प्रतिबंध ना हो। एक देश में कोई चीज उपज हो रही तो दूसरे देश को बेच सके, दूसरे देश से कुछ चीजें खरीद सके, यही एक प्रकार से वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा अवरोध यानी कि कोई समस्या न उत्पन्न की जाए। इन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिससे सभी देशों का विश्वास हो, जैसे कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ हो गई, या विश्व बैंक हो गया, ठीक है, या विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व मतलब कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO। समान नियम के अनुशासन में रह करके जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो संभावित या स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं, और यही वैश्वीकरण होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैश्वीकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं? देखें, व्यापार और उद्योगों को कम करना ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक-टोक आदान प्रदान हो सके। दूसरी बात, ऐसी परिस्थितियां कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके पूंजी का। इसके अलावा ऐसा वातावरण कायम करना कि टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह हो सके, ठीक है, ये सब वैश्वीकरण के अंग है। इसके अलावा चौथा अंग है, विकासशील देशों की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें क्या हो, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। ये सब एक प्रकार से बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा।
प्रश्न आ चुका कृषि प्रदेश के बारे में बताएं। देखिए कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिसमें कृषिगत दशाओं, विशेषता फसलों की किस्मों, उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है, उसी को कृषि प्रदेश कहते हैं। कृषि भूमि के उपयोग की विशिष्टता जन्य संबद्धता मिलती है। यह संबद्धता बहुधा कृषि प्रदेश विशेष रूप से में कृषि कार्य में व्यवहृत उपकरणों और कृषक के आवास, रहन सहन के ढंग, जीवन स्तर में एक जैसी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार कोई कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेशों से समरूपता और संबद्धता में विशिष्टता अलग होता है एकदम से। यानी कोई कृषि प्रदेश मतलब होता है कृषि प्रदेश, यानी किसी एरिया में कोई चीज की महत्व है तो वो एरिया में शहर उस एक ऐसी जमीन का एरिया जिसमें जिसमें एक ही जैसा उत्पादन होता हो, जिसमें एक ही जैसी व्यवस्था हो, एक ही जैसी क्वालिटी हो, तो वो चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उद्देश्य बताएं। देखिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य सदस्य देशों को, यानी जो यूरोपीय आर्थिक यूनियन के जो देश हैं उसको परस्पर आयात यानी कि खरीदारी और बेचदारी यानी कि खरीदना और बेचना यानी आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध तथा कस्टम शुल्क समाप्त कर दिया जाए। जो भी शुल्क वगैरह उसको समाप्त कर दिया, आपस में व्यापार खुला करें। दूसरी बात, अन्य राष्ट्रों हेतु सभी सदस्य राष्ट्रों की समान कस्टम शुल्क यानी कस्टम शुल्क माने सीमा शुल्क, समान व्यवसायिक नीतियां हों। इसके अलावा सदस्य राष्ट्रों की सीमाओं के अंतर्गत मानव, पूंजी तथा सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह यानी फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन, कैपिटल एंड सर्विस में आने वाली समस्याओं का मतलब कि निवारण किया जाए। ये सब एक प्रकार से यूरोपीय समुदाय के उद्देश्य हैं। इसके अलावा यूरोपीय समुदाय बनाया गया समान कृषि नीति का पालन करने के लिए, समान परिवहन नीति का पालन करना, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें आंतरिक स्वास्थ्य बाजार प्रतिस्पर्धा कायम रहे। इसके अलावा श्रमिकों को रोजगार देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु यूरोपियन सामाजिक कोष यानी कि यूरोपियन सोशल फंड की स्थापना करना, ये भी यूरोपीय यूनियन का उद्देश्य रहा। इसके अलावा आठवां उद्देश्य रहा नवीन संसाधनों के सृजन के माध्यम से यूरोपियन आर्थिक समुदाय का विस्तार तथा इसके यूरोपियन विनियोग बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यूरोपियन संघ के सदस्य राष्ट्रों में 1 जनवरी 1999 से एक मुद्रा यूरो का प्रचलन किया गया, यानी यूरो मुद्रा इन सभी देशों में चलेगी ऐसा कहा गया, जिसमें यह संघ एक राष्ट्र के रूप में आ गया। और जब एक ही मुद्रा चलेगी तो बेसिकली वहां पर आदान प्रदान में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग 51 अरब जनसंख्या रखने वाला यह संघ विश्व का अकेला सबसे बड़ा बाजार माना जाता है आज भी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एयू कहते हैं, मतलब कि यूरोपीय यूनियन कहते हैं। ठीक है, इसको यूरोपीय यूनियन वायु। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। ठीक है, आसियान क्या है? देखिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या आसियान 8 अगस्त 1967 को अस्तित्व में आया। इस ब्लॉक में दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 राष्ट्र खास करके ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब देश शामिल थे। बाद में संगठन में कंबोडिया जुड़ा 1997 में, लाओस आकर के जुड़ा 1997 में, और 1997 में म्यांमार भी जुड़ गया, यानी बर्मा इसके सदस्य राष्ट्र बन गए। इस तरह वर्तमान में आसियान संगठन के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 10 हो गई है। आसियान संगठन के पर्यवेक्षक देशों में जो पर्यवेक्षक देश हैं ऑब्जर्वर स्टेट है, उसमें पापुआ न्यू गिनी तथा तिमोर लेस्टे शामिल है। जबकि आसियान +3 देश में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया गया +3। यह सब ऑब्जेक्टिव पूछा था कौन सा +3 में शामिल नहीं है, तो आप बताते हैं कि भाई अमेरिका नहीं है या फिर भारत नहीं है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता नगर में स्थित है। आसियान का परस्पर व्यापार के अलावा आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, यानी त्वरित माने होता तीव्र करना, ठीक है, सांस्कृतिक विकास, शांति तथा प्रादेशिक अस्थायित्व इस ब्लॉक के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस ब्लॉक की प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कृषि उत्पाद जैसे रबड़, पाम ऑयल, नारियल तथा कॉफी। इसके अलावा खनिजों में तांबा, निकल, टंगस्टन, ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और अन्य सॉफ्टवेयर उत्पाद, ये सभी प्रकार से इसमें शामिल होते हैं। इन सभी चीजों को आसियान का उद्देश्य सब हो, चुके आसियान में ये सारी चीजें होती हैं खूब ज्यादा। जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उसमें ये सब रबड़ वगैरह बहुत आम बात है।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों के संगठन जिसको ओपेक कहते हैं, जो कि एक प्रकार से जो खाड़ी देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखते हैं खूब ज्यादा तेल होते हैं, तो वो तेल जिनके पास होते हैं पेट्रोलियम वगैरह, उन्हीं का संगठन है ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। 1960 में इराक राष्ट्र के नगर बगदाद में संस्थापित किया गया था इसको। संगठन का मुख्य उद्देश्य था पेट्रोलियम निर्यातक यानी पेट्रोलियम बेचने वाले जो देश हैं उनमें पारस्परिक समन्वय और एकता स्थापित की जाए, ताकि पेट्रोलियम का रेट जब बढ़ाना हो तो बढ़ा सके, घटाना हो तो घटा सके। ऐसा ना हो कोई बढ़ा करके बेच रहा हो, कोई घटा करके बेच रहा हो, सभी लोग मिल करके बात करें और सभी लोग मिल करके डिसाइड करेंगे इसका कि मूल्य क्या होगा। पेट्रोलियम के उत्पादन, निर्यात तथा प्रति बैरल मूल्य का निर्धारण सदस्य देशों की सहमति से निर्धारित करना ओपेक का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है। अशोधित खनिज तेल इस संगठन का एकमात्र निर्यात किए जाने वाला उत्पाद है। प्रारंभ में इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला ये सब शामिल थे। वर्ष 1998 में इसमें सदस्य देश की संख्या 11 हो गई। 2020 में ओपेक संगठन में 14 देश शामिल थे, जिनमें से पहला आप देखते हैं ईरान, दूसरा इराक, फिर कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, इक्वेटोरियन गिनी, गिबोन, ये 14 देश शामिल है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया एक शहर है, मतलब एक देश है, उसका एक शहर है वियना। तो ऑस्ट्रिया के वियना नगर में एक प्रकार से इसका मुख्यालय स्थित है। एक अनुमान के अनुसार 2018 में ओपेक देशों में विश्व की कुल संचित पेट्रोलियम राशि का लगभग 79.4% भाग निहित है, जबकि ओपेक देशों की कुल संचित पेट्रोलियम भंडारों का लगभग 60% भाग दक्षिणी एशियाई देशों के पास है। इसके अलावा विश्व के कुल संचित प्राकृतिक गैस भंडारों का लगभग 36% भाग ओपेक देशों के पास है। तो इस तरीके से ये ओपेक संगठन था जो कि पेट्रोलियम उत्पादन और उसको निर्यात करने के लिए बेसिकली बनाया गया था। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताएं। देखिए, वैश्वीकरण के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके माध्यम से विश्व के सभी व्यक्ति एक स्थान से आए कि एक साथ विश्व समाज के साथ सहयोग करते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश उन आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं जिनसे उत्पत्ति के साधनों, खास करके श्रम, पूंजी, तकनीकी, कच्चा माल तथा विचारों के आदान प्रदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है। वस्तुतः वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश स्वयं को विश्व के साथ स्वतंत्र रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। संक्षेप में वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है विश्व के समस्त देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिबंधों को कम करना, ताकि व्यापार में प्रतिबंध होंगे तो एक प्रकार से व्यापार नहीं हो पाएगा, इसलिए वैश्वीकरण का मतलब है कि व्यापार में जो प्रतिबंध है प्रतिबंधों को कम किया जाए। दूसरी बात, विभिन्न देशों के बीच श्रम, पूंजी, तकनीकी तथा कच्चे माल का बेरोक टोक प्रवाह करवाया जाए। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के अति आधुनिक और परंपरागत साधनों का उपयोग करते हुए सूचनाओं, आंकड़ों, ज्ञान तथा विचारधाराओं का स्वतंत्र प्रवाह करते हुए समस्त विश्व को एक वैश्विक ग्रामीण ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा सके और विचरण कर सके, स्वतंत्र, मतलब व्यापार को लेकर के एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है। पाकिस्तान जैसे देशों को तो बिल्कुल भी आपको छूट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से उस लायक है नहीं। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण बताएं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ चूंकि आप देखते 15 देशों का संगठन था, यूएसएसआर कहते थे उसको, संयुक्त सोवियत संघ कहते थे इसको। इसके जब इसका विघटन हुआ 1995 में, उसके बाद विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण विश्व महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन विश्व स्तर पर किया गया। साथ ही 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना होती है। विश्व व्यापार संगठन के आर्थिक क्षेत्र में जिस नीति को अपनाते हैं या अपनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के देशों अथवा विकासशील देशों पर दबाव डाला गया, उसे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, इसकी नीति कहा जाता है। ठीक है। वैश्वीकरण बेसिकली यही है, बिना रोक टोक के व्यापार वगैरह किया जाए और सब लोग एक प्रकार से सुखी हो, सभी लोगों के देश में व्यापार हो, सब एक प्रकार से आगे बढ़े। वैश्वीकरण या सार्वभौमिकीकरण क्या है? देखिए, वैश्वीकरण या सार्वभौमिकीकरण का विश्वव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्व एक बाजार के रूप में
या विश्व एक सार्वजनिक ग्राम के रूप में, ग्लोबल विलेज के रूप में। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच संपन्न होने वाले व्यापारिक अवरोध यानी जो खतरा है, जो समस्या है एक देश से दूसरे देश में जाने में, वो दूर किया जा सके। यही एक प्रकार से वैश्विक या वैश्वीकरण होता है। तकनीकी व श्रम का निर्बाध प्रवाह हो, एक तकनीकी, आपके पास कोई तकनीकी तो आप हमको दे दें, हमारे पास जो है हम आपको दे देंगे, इस तरीके से हो। दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न होकर के विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। अथवा वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह होता है। बिल्कुल ठीक बात है। वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपनी अपनी आर्थिक नीतियों में किए गए सुधारवादी उपायों का परिणाम है। मानवीय विकास 2011 मतलब 2001 के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि वैश्वीकरण अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, यह एक वास्तविकता है। ठीक है, ये चीजें बताई गई, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से सब इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आते रहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए, प्रश्न आ चुका, उष्ण कटिबंधीय निर्वाहक कृषि प्रदेश को समझाइए। उष्ण माने होता है गर्म, गर्म इलाका। उष्ण कटिबंध 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में पड़ता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित उष्ण आर्द्र कटिबंध भूमि के विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं उष्ण आर्द्र। मतलब ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर 20 डिग्री अक्षांश यहाँ, 20 डिग्री अक्षांश यहाँ, ये पूरा का पूरा इलाका जो है यही होता है उष्ण कटिबंध का इलाका। ठीक है, ये वाला पूरा इलाका, अब वो चाहे अमेरिका में पड़े, चाहे अफ्रीका में पड़े, चाहे भारत में पड़े। ठीक है, जिन पर आदिम कालीन ढंग से निर्वाहक कृषि यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के द्वारा फसलों की उत्पत्ति बड़ी तेजी से होती है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली फसलें खास करके आप देखते हैं रताल यानी याम, मेनियोक, केला, शकरकंद, ज्वार, बाजरा, ये सब है। वहां का निवासी कृषक केवल उतनी ही भूमि पर खेती करता है जितने से उसके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन मिल जाए। अतः है वह मतलब कि वहां बचत उत्पादन की सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है। वहां के मनुष्य की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत थोड़ी होती हैं और साधारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय इलाकों में आवश्यकताओं कुछ वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से मिल जाती हैं, तब वहां अधिक उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। ठीक है, आदिम प्रकार के निर्वाहक कृषि के मुख्य क्षेत्र, पहला क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी का बेसिन है, यानी अमेजन नदी के जो नदियों का जो इलाका है वहां पर ऐसी कृषि। अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू हेब्राइडीज द्वीप और थाईलैंड, मलेशिया, कंपोचिनिया, ब्रह्मा यानी म्यांमार के आंतरिक भाग में आप देखते हैं इस तरीके की कृषि करी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रोपण यानी बगाती कृषि की विशेषता बताएं। देखिए, रोपण यानी बगाती कृषि की विशेषताएं क्या है। रोपण यानी बगाती कृषि की विशेषताएं, पहली विशेषता यह कि यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, यानी एक ही फसल पर जो है फोकस पूरा क्लियर किया जाता है। दूसरी बात, इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी जरूरी होता है। इसके अलावा रोपण यानी बगाती कृषि में फसलें केवल बिक्री के द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही एक प्रकार से खेती करी जाती है, ताकि ये बिकेगा तो पैसा मिलेगा। चौथी बात, इसके अंतर्गत जैसे जोते यानी कि जो होल्डिंग्स हैं बहुत विस्तृत बड़े पैमाने की होती है, यानी कि जो खेत होते, खेत छोटे नहीं होते कि 1-2 बीघा 2 बीघा है, कम से कम 100 बीघे 50 बीघे खेत पे ऐसी खेतियां होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। इस कृषि पर बाजार मांग की घटा बढ़ी का और मूल्य के उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव भी पड़ता है। आपने खूब बो दिया और पता चला वो सस्ता हो गया तो आप तो बर्बाद हो गए। अगला क्वेश्चन, रोपण उत्पादन के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। इसके प्रक्रम कारखानों के लिए, छोटे रेल मार्गों के निर्माण के लिए और नौकायन यानी कि शिपमेंट सुविधाओं के लिए एक प्रकार से ये होता है। इसके अलावा रोपण फसल में बीमारी लगने का बड़ा भय रहता है। रोपण वाली बगाती कृषि जो होती है, जिसको बेच करके आप पैसा कमाएं, वही कृषि, जिसका कोई खाद्यान्न संबंध नहीं होता। अतः किसी फसल के असफल हो जाने पर भी बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है लोगों के समक्ष। इसके अलावा उत्पन्न फसलों का बाजार प्राय संपूर्ण संसार भर के नगरों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता रही है कुछ।
जो मैंने आपको बताई। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आर्थिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं जो है सम्मिलित है। आर्थिक भूगोल में मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाएं कब, कहां और कैसे होती हैं, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें भूगोल के निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण जो है शाखाएं सम्मिलित हैं आर्थिक भूगोल में। कौन कौन सी? पहला है प्राथमिक उद्योगों का भूगोल। क्या? प्राथमिक उद्योगों का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। देखिए, आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत शिकार करना, भोजन संग्रह करना, पशु चराना, मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना, वनों से लकड़ी काटना, प्राचीन पद्धति से कृषि यानी कि जैसे झूमी कृषि या स्थानांतरशील कृषि करना, इन सभी व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है प्राथमिक उद्योगों के भूगोल में। फिर इसके बाद में आता दूसरा कृषि भूगोल। क्या है? ये भी जो है इसका भूगोल का एक हिस्सा है, अंग है। ठीक है, भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है ये कृषि भूगोल। एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न कृषि फसलों के अलावा व्यवसायिक स्तर पर किए गए पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा वन उद्योग जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरी बात यह है कि निर्माण उद्योग का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत आधुनिक स्तर पर कार्यरत लघु, मध्यम व बृहद स्तर के विभिन्न उद्योगों का आरंभ जो है, मतलब अध्ययन जो है सम्मिलित होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल भी आर्थिक भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं मानव के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले जो परिवहन के साधन, जैसे सड़क मार्ग, ठीक है, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, इन सभी का अध्ययन जो है परिवहन भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। कौन से जल, मतलब वैसे तो व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? जल मार्ग ही सबसे सरल और सबसे सस्ता होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पांचवी बात है वाणिज्य भूगोल यानी कि कॉमर्शियल जियोग्राफी। क्या है? बातचीत ना करें बिल्कुल भी, चले। कॉमर्शियल जियोग्राफी, देखिए आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत मानव के द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं तथा उत्पादों के व्यापार व विनिमय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आर्थिक भूगोल के विकास को संक्षेप में बताइए। सन 1862 में एंड्री महोदय की वाणिज्य भूगोल पर पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी के साथ भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल की नींव पड़ी। सन 1882 में जर्मन भूगोलवेत्ता बोट्स ने आर्थिक भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया। इस प्रकार से कहा कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की उन प्राकृतिक या प्रकृतिगत विशेषताओं का वैज्ञानिक खोज है, अन्वेषण है, रिसर्च है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ठीक बात है। वस्तुतः गोट्स और अन्य को आर्थिक भूगोल का जनक कहा जाता है। गोट्स को सन 1925 के बाद से आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों में उत्पादन प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा तथा उत्पादन प्रक्रियाओं पर प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के प्रभावों के अध्ययन को ही वरीयता मिलने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद R.E. मर्फी, C.F. जोन्स, अलेक्जेंडर, ऐसे तमाम प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल के विकास में अपना अपना योगदान दिया। आर्थिक भूगोल के प्रादेशिक और सैद्धांतिक उपागम बताइए। प्रश्न बढ़िया है, परीक्षा में आ सकता है। प्रादेशिक उपागम क्या है और सैद्धांतिक उपागम क्या है किसका? आर्थिक भूगोल का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो पहला है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए रीजनल अप्रोच के अंतर्गत क्या शामिल है बेटा? रीजनल अप्रोच के अंतर्गत क्षेत्र विशेष को या संपूर्ण विश्व को समानता या विषमता, चाहे वह वस्तु, उत्पाद, खनिज, निर्माणी वस्तुओं से संबंधित हो या वनस्पति, जनसंख्या, व्यापार, आय, भोजन, प्रतिरूप अथवा आर्थिक क्रियाओं आदि से रिलेटेड हो, उसके आधार पर, समानता और विषमता के आधार पर कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रदेश के साधनों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का और उनके अंतर संबंधों की विवेचना करी जाती है। तो पहले तो एक प्रकार से ये सब चीजें इकट्ठा कर ली जाती है कि भाई क्या जरूरत है प्रादेशिक उपागम में, और उसके बाद में चाहे जनसंख्या, व्यापार या भोजन, प्रतिरूप या किसको आधार बना करके आप जो है उसकी समांतर विषमता का अध्ययन करें। ये सब प्रादेशिक भूगोल के उपागम के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए बहुधा राजनीतिक इकाइयों का ही चुनाव किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं, विस्तार, राजनीतिक दशाओं, जलवायु, भौतिक परिस्थितियों, मानवीय क्रियाओं, परिवहन के मार्गों, औद्योगिक
इकाइयों एवं नगरों तथा आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, अगला को दूसरा प्रश्न आ चुका है, सैद्धांतिक उपागम, थ्योरेटिकल अप्रोचेस। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या आर्थिक क्रियाओं और प्रादेशिक विषमताओं तथा उसके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। पहले से निर्धारित होता है सैद्धांतिक उपागम में। ठीक है, तो किसी भी वस्तु या आर्थिक क्रियाओं का प्रादेशिक विषमता और उसके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन पूर्व नियोजित या निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। यह सैद्धांतिक उपागम होता है आर्थिक भूगोल के अध्ययन का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, कृषि प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, संसार की समस्त जनसंख्या लगभग 547.9 करोड़ के आसपास है। इसमें से 80% जनसंख्या का भोजन कृषि की फसलों से प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, इन सभी से। बाकी जो बचते हैं 20% में से 18% भोजन पशुओं के मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, उनसे प्राप्त होता है। परंतु ये पशु भी चरवाहों तथा कृषि के द्वारा उत्पादित चारे की फसलों को खाकर के पलते हैं। इस प्रकार संसार की 98% जनसंख्या कृषि की फसलों और चारागाहों से भोजन प्राप्त करती है। क्योंकि अगर फसलें मतलब कि जिनको आप मांस के रूप में खाते हैं, जिनका दूध आप पीते हैं, वो भी एक प्रकार से कृषि से ही एक प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, खेत में चर करके ही वो दूध देती हैं फसलें, मतलब की जो गाय भैंसे होती हैं। भोजन के अलावा कृषि की फसलों में निर्माण उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे कि कपास, जूट, ऊन, रबड़, तिलहन, गन्ना, चुकंदर आदि प्राप्त होते हैं कृषि के द्वारा। अतः कृषि भूमि और कृषि उत्पादन का संसार भर की जनसंख्या के लिए बड़ा महत्व है। भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें कृषि करने की दशाओं यानी कंडीशंस तथा प्रतिरूप यानी पैटर्न में व्यापक रूप में से समानता मिलती है, तथा जो समीपवर्ती कृषि क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न यानी कि डिस्टिंक्टिव होता है, कृषि प्रदेश कहलाता है। कृषि की दशाओं तथा प्रतिरूप का तात्पर्य मुख्यतया फसलों की किस्मों, उनकी उत्पादन विधि तथा कृषिगत भूमि के उपयोग से है। प्रदेश विशेष में इन तत्वों की समानता कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्रों, कृषक के आवास एवं जीवन स्तर से भी प्रदर्शित होती है। प्रत्येक कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेशों से उपरोक्त तत्वों की समानता एवं संबद्धता में विशिष्टता भिन्न होता है यानी अलग होता है। तो इस तरीके से चीजें सामने आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है भैया, भूतापीय ऊर्जा क्या है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जो हम सतह पर सूर्य की जो ऊर्जा अवशोषण करते हैं उसी से एक प्रकार से रेड्यूस होती है। भूतापीय ऊर्जा लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह प्लेट विवर्तनिक सीमाओं के निकट के क्षेत्रों तक सीमित रही है। हाल के तकनीकी विकासों ने व्यवहार संसाधनों की सीमाओं और आकार को नाटकीय रूप से विस्तार दिया है। विशेष रूप से ग्रह तापन जैसे अनुप्रयोगों के लिए और बड़े पैमाने पर दोहन की संभावनाओं को भी खोला गया है। भूतापीय कुएं ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो धरती के भीतर गहरे फंसी होती हैं, लेकिन ये उत्सर्जन ऊर्जा की प्रति यूनिट के हिसाब से जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत कम है। परिणाम स्वरूप भूतापीय ऊर्जा में वैश्विक गर्मी को कम करने की क्षमता है। जो वैश्विक तापन है उसको कम करता है ये। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उसको कम करने के लिए भूतापीय ऊर्जा होती है। यदि इन्हें जीवाश्म ईंधन के स्थान पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो हम एक प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग हो रहा है ज्यादातर मात्रा में, जो वातावरण गर्म हो रहा है, उससे हम उसको बचा सकते हैं वातावरण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेस। देखिए, मानव के द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्वालिटी या क्षमता, कैपेसिटी या कार्य या संक्रिया जो मानवीय परिसंपत्ति बन जाता है उसे संसाधन कहा जाता है। वे पदार्थ या वस्तुएं, ऊर्जा स्रोत जिस पर कोई मानव सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है या निर्भर करता है, वह संसाधन कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में से वो कह सकते हैं
कि किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। यानी कोई भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए जो उपाय हम काम में लाते हैं वही उपाय जो होता है संसाधन होता है। इनमें अवसरों के लाभ उठाने की क्षमता और अपने को कठिनाइयों से बाहर निकाल लेने की क्षमता भी सम्मिलित रहती है। संसाधनों का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति की पूर्व कल्पना करते हैं, उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्तियों और सहायताओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों तथा उपायों के गुणों की अनुमानित मात्राओं या मूल्यों का बोध उन संसाधनों से होता है। मानव के द्वारा अनुमानित उन गुणों से यह प्रकट होता है कि कोई वस्तु ऐसी है जो किन्हीं ऐसे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है जिन पर कोई मानव सहायता या पूर्ति के लिए निर्भर कर सकता है। तो ये होते संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन एक होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन जैसे कि आप देख रहे हैं जो हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से जिसको नया करके, ठीक है, तो वो एक प्रकार से आपके कृत्रिम संसाधन है। तो ये संसाधन होते हैं। संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। संसाधन का संरक्षण जो होता है बेसिकली इसलिए करना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उचित मात्रा में बचा रहे। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में सतत विकास कहते हैं या सहस्ताब्दी विकास कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ी जो है क्या यूज करेगी। यानी आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके हम उत्पादन के साधनों को एक प्रकार से अपने कंट्रोल में रखें, या फिर जो संसाधन है उनका दोहन उतना ही करें जितना हमारे लिए उपयोगी हो, जरूरी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के बारे में बताएं। सुएज नहर क्या है? देखिए, सुएज नहर भूमध्य सागर जो पृथ्वी के बीच में सागर है, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? सुएज नहर। व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इसे बहुत मात्रा में व्यापार होता है, ठीक है, नाव के माध्यम से। इसकी खुदाई 1859 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के एक इंजीनियर फर्डिनेंट डी लेरोप्स के निर्देशन में आरंभ हुई थी। नहर का निर्माण कार्य 10 वर्ष में पूरा हो गया था और 1859 ईस्वी में नहर का उद्घाटन हुआ। सुएज नहर के द्वारा यूरोपीय देशों और भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि एशियाई देशों के बीच की दूरी कम हो गई, क्योंकि अभी तक उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर के अफ्रीका महाद्वीप को घूम करके तब यूरोप तक हम जलीय मार्ग के द्वारा पहुंचते थे। अब क्या डायरेक्ट एक शॉर्टकट रास्ता है, नहर से काटो तब हम पहुंच जाओ बीच से। ठीक है, ये बड़ा सरल रास्ता हो गया। सुएज मार्ग के द्वारा लिवरपूल से मुंबई तक लगभग 8000 किलोमीटर, लिवरपूल और याकोहामा के बीच 5400 किलोमीटर और लिवरपूल तथा सिडनी के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी की बचत हो जाती इस सुएज नहर के बनने से। तो सुएज नहर के बनने से एक प्रकार से व्यापारिक जगत जो था वह एक प्रकार से बहुत खिलखिला उठा, या उसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लाभ हुए। व्यापार में एक प्रकार से एक जीवन दायिनी के रूप में आप जान सकते हैं सुएज नहर को। अब देखो 5400 किलोमीटर की बचत होती है कहां पर? लिवरपूल और याकोहामा के बीच में अगर यात्रा करें, लिवरपूल और मुंबई की यात्रा करें तो 8000 किलोमीटर बचता है। ठीक है, लिवरपूल और सिडनी के बीच की यात्रा करेंगे तो 2000 किलोमीटर की बचत होती है। तो आप देखो कितना बच रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, विशेष करके ग्रेट ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देश जो हैं उनके बीच में व्यापार में वृद्धि होती है। कॉमनवेल्थ यानी ऐसे देश जो कि ब्रिटेन के अंडर में है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ या फिर उनके एक प्रकार से द्वारा जो क्राउन है ब्रिटेन का, वो आज भी वहां पर एक प्रकार से नाम मात्र का शासन करता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, पनामा नहर के बारे में बताएं। देखिए, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। इस नगर का उद्घाटन कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था 1914 ईस्वी को। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है। नहर की चौड़ाई 16 किलोमीटर है। इसकी गहराई कम से कम 12 मीटर है।
नहर का सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इसमें 3 स्थानों पर लॉक्स लगे हुए हैं। पहला है गातून लॉक्स अटलांटिक सिरे पर लगा है, पेड्रो लॉक्स मध्य में लगा है, और मीरा फ्लोर्स लॉक्स जो है सिरे पर लगा हुआ है। नहर को पार करने में एक जहाज को लगभग 7 से 8 घंटे तक का समय लग जाता है। पनामा नहर के बन जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भाग में एक प्रकार से बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग आपस में जुड़े नहीं थे, चूंकि दूर दूर पड़ते थे, बहुत दूर यात्रा करनी पड़ती थी स्थलीय मार्ग से। अब जलीय मार्ग से एकदम बगल बगल हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में बड़ा अच्छा एक प्रकार से तालमेल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और एशियाई देशों में एक प्रकार से आप देखते हैं बड़ा तारतम्यता हुई। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी एक प्रकार से व्यापार बढ़ा। इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय देशों और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों में आप देखते हैं व्यापार बढ़ा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इन सभी को एक प्रकार से व्यापार में प्रोत्साहन मिला किसके आ जाने से, पनामा नहर के आ जाने से। ये बात जाने पनामा से ज्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट नहर है कौन सी, सुएज नहर। लेकिन दोनों का अपने अपने हिसाब से अलग अलग महत्व और दोनों का एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र विशेष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भूमिका दोनों लोग निभाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है भैया, प्रश्न क्या है, वान थ्योनेन की कृषि पेटी बताए। देखिए वान थ्योनेन एक विचारक है, एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता है। इन्होंने कृषि को लेकर के काम किया। इन्होंने कहा बिलक कृषि मतलब बिलक प्रदेश के केंद्रीय नगरों के चारों ओर 6 संकेंद्रीय वृत्त खंडों में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा, ऐसा बताया। लेकिन नगर के एकदम से बगल वाली जो पेटी होगी, जिसको प्रथम पेटी कहेंगे, वहां पर साग सब्जी दूध उत्पादन होगा। क्योंकि दूध फट जाता है नगरों में एक प्रकार, चूंकि लाने के लिए बगल में अगर होगा कोई ऐसा इलाका जहां पर दूध उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन नगरों से थोड़ी दूर पर, यानी कि लगभग में 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है, वहां पर सब्जी वगैरह की जाए तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि क्या होता है कि वहां से सब्जी आप शहरों में ले जाएंगे तो सब्जी खराब नहीं होगी, और बहुत दूर अगर उसमें बोएंगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए एक ऐसी पेटी जहां पर मतलब नगरों के बगल में सबसे पहले साग और सब्जी सबसे नजदीक बोई जाएंगी, दूध उत्पादन सबसे नजदीक होगा नगरों के। फिर उसके बाद में द्वितीय पेटी आएगी। द्वितीय पेटी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा, लकड़ी का उत्पादन होगा। और लकड़ी का उत्पादन चूंकि शहरों में तमाम घर और बनते तो इसकी वजह से काम लगते रहते हैं। तीसरा होता है तृतीय पेटी में क्या होगा, गहन कृषि पद्धति द्वारा अन्न का उत्पादन होगा। यहीं से अन्न जो हो जाएगा वो जाएगा शहरों की ओर या मार्केट की ओर। चौथा पेटी होती है वान थ्योनेन की कृषि पेटी, उसमें है चतुर्थ पेटी, अनाज उत्पादन के साथ साथ पड़ती भूमि चारागाह के लिए भी छोड़ी जाए वहां पर। शहरों से बहुत दूर दराज इलाकों में ऐसा होता है। पंचम पेटी जो होती है बेटा, उसमें बात की तो अनाज उत्पादन भी किया जाता है और साथ ही साथ पड़ती भूमि और चारागाह छोड़ा जाता है। छठी पेटी में क्या होता है, छठी पेटी में पशुपालन होता है, खूब दबा करके पशुओं की चलाने के लिए स्थान भी होता है। तो इस तरीके से ये वान थ्योनेन की कृषि पेटी कौन कौन सी, प्रथम पेटी साग सब्जी और दूध उत्पादन, द्वितीय पेटी लकड़ी का उत्पादन, तृतीय पेटी गहन कृषि पद्धति यानी खूब गहन कृषि, खूब ज्यादा दबा की कृषि, अन्न के उत्पादन किया जाता ताकि जीवन निर्वाह कृषि की जा सके। इसके अलावा चतुर्थ पेटी में अन्न उत्पादन के साथ पड़ती भूमि चारागाह के लिए। पंचम पेटी की अगर बात की तो पंचम पेटी अन्न उत्पादन और पड़ती भूमि और चारागाह के लिए, और छठी पेटी में पशुपालन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आइसोडोपन मतलब आइसोडापेन क्या है, आइसोडापेन। देखिए आइसोडापेन जो है परिवहन रेखाओं को मिलाने रेखा है जो कि एक समान दूरी या एक समान पैसा खर्च करवाती है। मतलब जर्मन भाषा का शब्द है जिसका समान हिंदी अर्थ होता है परिवहन लागत। परिवहन लागत यानी कि जैसे कि समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा, समान लागत या समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा को आइसोडापेन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, परीक्षा में आता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन आ चुका तृतीय क्रियाएं क्या है। आप तो प्राथमिक क्रिया मैंने आपको बता ही दी थी, जैसे शिकार खेलना, लकड़ी काटना जंगल से, ऐसे प्राथमिक क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि लकड़ी काटना, लकड़ी काटने के बाद लकड़ी से मेज बनाना, ये द्वितीय क्रिया है। ठीक है, जैसे कि गेहूं से आटा पिसवा करके उसका रोटी बनाना द्वितीय क्रिया है। ठीक है, तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं से जो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उसको उपभोक्ता व्यापारी तक पहुंचाती हैं। इसके अंतर्गत परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान माल को ले जाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने लकड़ी जंगल से काटा है, प्राथमिक क्रिया है। उस लकड़ी का आपने कुर्सी बनाया, द्वितीय क्रिया हो गई।
और उसी लकड़ी का आप मतलब उसी कुर्सी को आप लाद करके, ठीक है, अपने छोटे से शहर से लेके जाकर के आप दिल्ली में या फिर बंबई में जाकर के उस कुर्सी को बेचते हैं, तो वो एक प्रकार से आपकी तृतीय क्रिया हो जाएगी, ले जाकर के बेचना, ठीक है। कुर्सी बनाना द्वितीय क्रिया हो जाएगी और लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आर्थिक भूगोल में ये तीनों चीजों को ऐसे समझें आप। तो परिवहन, संचालन, जो फोन कॉल से आप व्यापार वगैरह करते हैं तो तृतीय क्रिया में शामिल है। चतुर्थ क्रिया में क्या शामिल है? रिसर्च वगैरह शामिल है, जैसे कि कुर्सी कैसे बनती है इस पर पूरा डिटेल में जानकारी लेना, ठीक है। कोई भी चीज आई तो क्यों आई, कैसे आई, ये सब एक प्रकार से द्वितीय क्रिया मतलब कि ये चतुर्थ क्रिया में शामिल है। ये तृतीय क्रियाएं हो गई। ऐसे ही आपने देखा होगा प्राचीन इतिहास का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी देख लीजिएगा। सभी यूनिवर्सिटीज में यही आने वाला, तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चले, इसके अलावा अगर आपको बता दूं, अगर आपको हमारे से जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई, 9161 93 60 62 पर तुरंत आप SMS कीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम करके भेज दीजिएगा। आपको अगर आप जिस सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपके लिए फीस रखी गई 100 रुपए। स्कैनर आपके पास हम भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, सभी सभी तीनों सब्जेक्ट के आपके PDF नोट्स मिलेंगे। को करिकुलर यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का भी PDF नोट्स आपको मिलेगा। इसके अलावा ये नोट्स मिलेंगे आपको MCQs वाले भी आपको मिल जाएंगे, यानी आपकी परीक्षा अगर MCQs है तो उसके लिए भी है, और लिखित वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। लिखित वाले बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है। लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए पूरी व्यवस्था है। जैसे लिखित में कौन कौन से, DDU ऑब्जेक्टिव पेपर करवा रहा है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव, भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव यानी आगरा विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवा रहा है, और छत्रपति साहू जी महाराज CSJMU, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय जैसे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव करवाता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव करवाता है, MGPRU बरेली ऑब्जेक्टिव करवाता है, ठीक है। BU झांसी ऑब्जेक्टिव करवाता है, ठीक है। ऐसे ही और आपके विश्वविद्यालय का नाम छूट रहा होगा कुछ, ये सारे विश्वविद्यालय परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव। जबकि लिखित में क्या होता है आपके, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक और है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया लिखित वाले में। इसके अलावा लिखित में और आपका हो गया कौन, CCSU हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, JNCU। इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव, ठीक है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। ये सारे विश्वविद्यालय आप देखते हैं आपके कहाँ पर, ये लिखित टाइप की परीक्षा करवाते हैं अपनी बार। तो इन सभी विश्वविद्यालय के जो है कोर्स आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का भी हम जुड़ रहे हैं और कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम फिफ्थ सेमेस्टर का जुड़ जाए जिनका पेपर हो चुका है, तो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपए आपका नामांकन कर दिया जाएगा और जल्द ही ग्रुप बन रहा है, उसके लिए उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमको फोर्थ का भी चाहिए एक साथ में और फिफ्थ का भी चाहिए, तो फोर्थ प्लस फिफ्थ दोनों के लिए अगर आपको जोड़ना है, फोर्थ प्लस फिफ्थ, तो उसके लिए आपको 150 रुपए पेमेंट कर देने होंगे। कितने रुपए भैया? 150 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। दोनों सेमेस्टर के लिए आपको मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर की आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ में पूरा फिफ्थ सेमेस्टर का 6 महीने तक को आपको पढ़ाया जाएगा ग्रुप में जोड़ करके। ठीक है, जिनको भी जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी, लेकिन दोनों के लिए लेगी तो आपका 200 रुपए फीस लगेगी। मतलब 150 200 लगती है वैसे, लेकिन 150 ही कर दिया गया। तो आप सभी लोग जुड़ना चाहिए। आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस है, 150 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सीरीज खरीदोगे तो आपका 3 से 400 रुपए लग जाएंगे। अगर आप हमारे से जुड़ेंगे तो आपको तमाम PDF मिलेगी, ऑब्जेक्टिव लिखे दोनों टाइप का मिलेगा, तो आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तुरंत SMS कीजिए, तुरंत SMS कीजिए। देर ना करें, बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि आपको बाद में परेशानी, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आप जुड़ जाएंगे। जितना जल्दी आपको नंबर अच्छा प्राप्त करवा ले, नंबर आपका अच्छा बनेगा। सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ।